हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल यूपीएससी IAS 99 में आप सभी का स्वागत है। तो डेली की तरह आज भी हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे। तो आप लोग सेशन को मिस मत कीजिएगा, सेशन का लास्ट तक बना रहिएगा। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का पहला आर्टिकल क्या है। तो फर्स्ट आर्टिकल आज का कि गुजरात फार्मर्स रिफिल्स क्लो अटैक फेस हैंडकफ। तो गुजरात का किसान जो है ये क्या किया, रिपील्स क्लो अटैक फेस हैंडकफ्स। तो यहाँ पे फेस क्या किए, ये रिपील्स क्लो हमला को नाकाम किया और फेस हैंडकफ्स, फेस पे क्या लगाए, हैंडकफ्स लगाए। तो ये पूरा के पूरा मामला को हम लोग समझते हैं बैकग्राउंड डाटा से। तो इस पर फोकस क्यों, ये न्यूज में क्यों है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। गुजरात फार्मर्स रिपील्स क्लो अटैक फेस हैंडकफ्स। गुजरात में किसान ने तेंदुए के हमले से बचाव किया, अब कानूनी कार्रवाई। अब खुद क्या किए, तेंदुए अपने जान का रक्षा की, आत्मरक्षा की, अब क्या हुए, कानूनी कार्रवाई का सामना। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि की फैक्ट्स, इसका तथ्य क्या है, मुख्य तथ्य क्या है। तो इंसिडेंट एक्यूट इन गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। तो घटना कहाँ के हैं, गिर सोमनाथ जिला गुजरात का। तो 60 ईयर्स ओल्ड फार्मर एंड हिज सोन वर अटैक्ड बाय अ लियोपार्ड। तो 60 वर्षीय किसान और उसका बेटा तेंदुए के हमले का शिकार हुए। तो फार्मर किल्ड द लियोपार्ड इन सेल्फ डिफेंस। तो किसान ने आत्मरक्षा में तेंदुए को क्या किए, मार दिए। तो केस रजिस्टर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला क्या हुए, दर्ज हुए। देखते हैं आगे क्या है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को हम लोग समझेंगे क्या है। तो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स। तो ये क्या चीज़ करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते, किन किन चीज़ों को, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर को, बर्ड्स को पक्षियों को, प्लांट्स मतलब पौधों की, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते। कौन सा एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। तो यहाँ पे समझेंगे लियोपार्ड इज अ प्रोटेक्टेड स्पीसीज शेड्यूल 1। तो यहाँ पे तेंदुआ जो है जिनको मारा गया, किल्ड किया गया है फार्मर एंड उसके सोन के द्वारा। तो यहाँ पे ये लियोपार्ड जो है ये प्रोटेक्टेड स्पीसीज है, संरक्षित जानवर है, प्रजाति है, जिसको शेड्यूल 1 में क्या किया गया है, रखा गया है, संरक्षित किया गया है। तो किलिंग ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल्स इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो संरक्षित पशुओं को मारना क्या है, दंडनीय अपराध है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, हम लोग एक्सेप्शन देखेंगे कि सेल्फ डिफेंस इज एग्जामिनाइड केस बाय केस। तो आत्मरक्षा का दावा केस दर केस जांचा जाता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे समझेंगे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो मानव और जानवरों के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, संघर्ष क्यों है, ये हम लोग समझेंगे। इतना मानव और जानवर के बीच कॉन्फ्लिक्ट, विवाद बढ़ने का कारण क्या है, क्यों बढ़ रहा है ये मामला, देखते हैं हम लोग। तो हैबिटेट लॉस, आवास का क्षरण, अर्बनाइजेशन नियर फॉरेस्ट, जंगलों के पास मानव बस्तियां बनाना, क्लाइमेट चेंज, क्या चीज़, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन होने के कारण, लीड्स टू कोजलाइट्स ऑफ बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स, मनुष्य और वन्य जीव दोनों प्रभावित। यहाँ पे देखेंगे ये सारे कॉज क्या है, ये सारे वजह है इंक्रीजिंग, किस चीज़ का इंक्रीजिंग, मानव और जानवरों के बीच विवाद, संघर्ष क्यों बढ़ रहा है, वो वजह है, कारण है। तो अब देखेंगे एथिकल एंड लीगल डिलेमा। यहाँ पे हम लोग समझेंगे एथिकल एंड लीगल डिलेमा क्या है, नैतिक व कानूनी द्वंद्व क्या है। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, तो यहाँ पे देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे, एक चीज़ समझते हैं, पहले टर्म समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पहली बात ये है, यहाँ पे लियोपार्ड है, तेंदुआ है, यहाँ पे क्या है, ह्यूमन है, मानव है। तो पहली बात ये है कि इस तेंदुआ ने इस मानव पे क्या किया, फार्मर पे हमला किए। तो फार्मर ने आत्मरक्षा के लिए तेंदुए को मार दिए। लेकिन यहाँ पे फार्मर जो है, फार्मर को भी क्या है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के तहत। लेकिन बात ये भी है, ये तेंदुआ जिस जिस भी जानवर को अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में रखा गया है, उसको मारना क्या है, दंडनीय अपराध है। तो यहाँ पे समझेंगे इस पॉइंट को कि राइट टू लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राइट टू लाइफ, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लॉ, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लॉ, वन्य जीव संरक्षण कानून, नीड टू बैलेंस ह्यूमन सेफ्टी। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, बैलेंस की ही बात हो रही है, क्योंकि
इसको मारना क्या है, दंडनीय अपराध है। इसलिए दंडनीय अपराध है क्योंकि ये शेड्यूल 1 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। लेकिन यहाँ पर भी इसको क्या है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के तहत। तो इन दोनों मामला को बैलेंस करना, तो क्या बोला गया, नीड टू बैलेंस, बैलेंस करने की ज़रूरत है। ह्यूमन सेफ्टी एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, तो मानव सुरक्षा और जैव विविधता संरक्षण में संतुलन आवश्यक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वन विभाग का भूमिका क्या है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्कुटमेस्टेंस, तो यहाँ पे देखेंगे घटना की जांच, डिटरमाइन इफ किलिंग वाज अनएवॉइडेबल, तो यहाँ पे हत्या अपरिहार्य थी या नहीं तय करना। तो ठीक है, यहाँ पे समझेंगे कॉम्पेंसेशंस फॉर विक्टिम्स। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कॉम्पेंसेशंस फॉर बिजनेस वार्निंग सिस्टम रैपिड टीम्स, तो पीड़ितों को मुआवजा देना। रोकथाम उपाय, इन घटनाओं को रोकथाम करने की क्या उपाय है कि चेतावनी प्रणाली, त्वरित प्रतिक्रिया दल। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड देखते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, स्ट्रेंथन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, तो वन्य जीव गलियारों को मजबूत करना। कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स, सामुदायिक जागरूकता बढ़ावा देना। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जीपीएस कॉलर्स, एआई अलर्ट्स, तो तकनीकी का उपयोग जरूरी है, जीपीएस का, कॉलर का, एआई अलर्ट का। उसके बाद क्लियर एसओपीएस फॉर सेल्फ डिफेंस कॉजेज, तो यहाँ पे आत्मरक्षा मामलों के लिए स्पष्ट एसओपी जरूरी है। अब यूपीएससी के रिलीवेंस से देखते हैं, तो यूपीएससी से जुड़ो मुद्दा देखते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं कि प्रीलिम्स के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जानवरों का संरक्षण किया जाता है, जो कि इस लियोपार्ड को शेड्यूल 1 में रखा गया। जिस भी एनिमल जानवर स्पीसीज को शेड्यूल 1 में रखा जाता है तो उसको मारना क्या होता है, दंडनीय अपराध होता है, ठीक है, पनिशेबल ऑफेंस। तो यहाँ पे मेंस की रिलेवेंस से देखेंगे जीएस पेपर 3 के लिए, तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, मानव और जानवरों के बीच कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का कारण बता दिए हैं। मानव और जानवरों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का कारण क्या है, जंगलों के पास अर्बेनाइजेशन करना, शहर बनाना, ये सारे वजह है, कारण है। तो कंजर्वेशन वीएस डेवलपमेंट, अब संरक्षण और विकास, यहाँ पर ये मामला है। अब जानवरों का अगर डेवलपमेंट आप चाहते हैं, डेवलपमेंट होगा तो जंगलों की कटाई होगा, लेकिन यहाँ पर फिर क्या है, जानवरों को भी फिर कंजर्वेशन संरक्षण मिलनी चाहिए। अब ऐसे के पर्सपेक्टिव से क्या है, कोएक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है इंटर स्टेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग। क्या है, इंटर स्टेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट बस्टेड इन अहमदाबाद। तो यहाँ पे क्या, इंटर स्टेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग मतलब दूसरे राज्यों से, स्टेट से चाइल्ड ट्रैफिकिंग कहाँ होता है, अहमदाबाद में। तो यहाँ पे हम समझेंगे चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या है, मतलब बाल तस्करी क्या है, तो ये हम लोग समझेंगे बाल तस्करी क्या है। तो ये न्यूज में क्यों है समझेंगे। तो एन इंटर स्टेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट वाज बस्टेड इन अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में अंतरराज्यीय बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है कि दूसरे स्टेट से क्या हो रहा है, बाल तस्करी बच्चों को लाया जा रहा है, ठीक है। तो क्यों लाया जा रहा है, किस वजह से, ये हम लोग देखेंगे आगे। तो ऑपरेशन समझेंगे अच्छे से कि ये बाल तस्करी क्या है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या है। तो ऑपरेशन कंडक्टेड बाय अहमदाबाद सिटी पुलिस, डायरेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच विद गुजरात एटीएस। यहाँ पे समझेंगे एटीएस क्या था, एंटी टेरर स्क्वाड। तो अ न्यू बॉर्न बेबी वाज रिस्क्यूड, 3 पर्सन अरेस्टेड, कब, तो 28 जनवरी 2026 में 3 पर्सन क्या हुए, अरेस्ट हुए, गिरफ्तार हुए। तो यहाँ पर समझेंगे नवजात शिशु को बचाया, 3 आरोपी गिरफ्तार 28 जनवरी 2026 को, ये न्यूज है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या है, ये समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या है, तो रिसर्किटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर, हार्बोरिंग
और रिसिप्ट ऑफ चिल्ड्रन फॉर एक्सप्लॉयटेशन, तो शोषण के उद्देश्य से बच्चों की भर्ती, प्रवहन, स्थानांतरण या संरक्षण। तो यहाँ पे शोषण के उद्देश्य, तो शोषण का उद्देश्य क्या है कि किसी को बहकाया बहलाया जाता है, वहाँ पे अच्छा काम मिलेगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पीछे का पर्पस, उद्देश्य क्या होता है कि शोषण करना, एक्सप्लॉयटेशन करना। तो इंक्लूड्स फोर्स्ड लेबर, इलीगल एडॉप्शन, सेक्सुअल एडॉप्शन, विगिंग, तो जबरन श्रम, अवैध दत्तक ग्रहण, यौन शोषण, भिक्षावृत्ति, ये सारे चीज़ क्या है, शामिल है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कुछ है, संवैधानिक प्रावधान है। तो देखते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, मानव तस्करी पर प्रतिबंध, रोक लगाता है। आर्टिकल संविधान का आर्टिकल जो 23 है वो क्या कहता है, रोक लगाता है किस चीज़ पर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर, मानव तस्करी पर। आर्टिकल 24 जो है प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर इन हजारोस एक्टिविस्ट। तो यहाँ पे आर्टिकल 24 जो है खतरनाक कार्यों में बाल श्रम निषेध, अगर कोई खतरनाक काम है तो उस कामों को करने के लिए यहाँ पे क्या माना गया है, बाल श्रम को निषेध बताया गया है। आर्टिकल 39 क्लोज ई एंड क्लोज एफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम एब्यूज। तो अनुच्छेद 39 क्लोज ई और क्लोज एफ के तहत बच्चों का शोषण से संरक्षण की बात किया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ये अनुच्छेद याद रखिएगा। किसको लेकर के, तो ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बाल तस्करी को लेकर के बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, न्यूज में है, प्री में सबसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, भारत में कानूनी ढांचा क्या है। अब देखते हैं लीगल फ्रेमवर्क। तो आईपीसी सेक्शन 370 एंड 370 ए ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो आईपीसी धारा 370 व 370 ए जो है मानव तस्करी क्या करता है, मानव तस्करी के बारे में बताता है। तो जुवेलिन जस्टिस केयर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2015, तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत क्या करता है, ये बाल तस्करी को रोकने की बात हो रही है। अब यहाँ आप देखते हैं इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, तो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, ये भी बना है ट्रैफिकिंग रोकने के लिए, तस्करी, बाल तस्करी रोकने के लिए। यहाँ पे पोस्को एक्ट 2012 इफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन्वॉल्व। तो पोस्को एक्ट जो अधिनियम है 2012, इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है, शामिल है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, यौन शोषण क्या है इसमें शामिल है। तब हम लोग देखते हैं ये सारी चीज़ किस चीज़ के लिए बना है, तस्करी के लिए, याद रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं रोल ऑफ एटीएस एंड पुलिस। यहाँ पे देखेंगे रोल ऑफ एटीएस एंड पुलिस। तो एटीएस क्या होता है, एंटी टेरर स्क्वाड और पुलिस। तो देखते हैं एटीएस का रोल क्या है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। तो एटीएस का काम क्या है, खुफिया आधारित कार्रवाई, राज्यीय समन्वय। क्राइम ब्रांच पुलिस का काम क्या है, डायरेक्शन, रिक्यूज, अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन। क्राइम ब्रांच का काम है जांच, बचाव और गिरफ्तारी करना। यूज ऑफ सर्विलांस एंड एक्शनेबल इंटेलिजेंस, तो निगरानी व सटीक सूचना का उपयोग, ये सारे किसका काम है, तो एटीएस एंड पुलिस का। तो एटीएस क्या है, एंटी टेरर स्क्वाड, याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं चैलेंज इन कवरिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चैलेंज इन कर्विंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो यहाँ पे चाइल्ड कुछ चुनौतियाँ भी है। तो इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग कवरिंग में क्या है, कुछ चुनौतियाँ, चुनौतियाँ क्या है देखते हैं। तो इंटर स्टेट नेटवर्क्स एंड फेक डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे अंतर्राज्य गिरोह व फर्जी दस्तावेज। उसके बाद क्या है, पॉवर्टी लैक ऑफ अवेयरनेस, तो गरीबी और जागरूकता की कमी। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, तो चैलेंज क्या है एक एक करके समझते हैं। इंटर स्टेट नेटवर्क्स एंड फेक डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई किसी को कहीं ले जाता है तो वहाँ पर अधिकतर क्या किया जाता है, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, क्राइम ब्रांच पुलिस एटीएस सबको क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करने में, जांच करने में प्रॉब्लम होता है, परेशानियां होता है। उसके बाद दूसरा क्या है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, कि पॉवर्टी, गरीबी ही इतना है, गरीबी की वजह से क्या करते हैं, लालच में काम करने पे चल देते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी है।
उसके बाद क्या है, वीक इम्प्लीमेंटेशन एंड डिलेज इन रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास में देरी, वीक इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या क्या है यहाँ पे देखेंगे हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स। क्या है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, ये भी ट्रैफिकिंग तस्करी को, बाल तस्करी को रोकने के लिए बनाया गया है। उसके बाद है मिशन वात्सल्य। क्या है, मिशन वात्सल्य, ये भी ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए बना। उसके बाद है ट्रैक चाइल्ड पोर्टल, ये भी क्या है, तस्करी को, बाल तस्करी रोकने के लिए बनाया गया है। इंडिया इज सिग्नेचरी टू यूएन पेलेरोम प्रोटोकॉल, ये भी किसके लिए बना है, बाल तस्करी रोकने के लिए, सब याद रखिएगा। उसके बाद है हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंटर्स का क्या है, एटीएस इज अ स्टेट लेवल स्पेशलाइज्ड फोर्स। तो एटीएस क्या होता है, स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर एक विशेष फोर्स होता है। ठीक है, याद रखें एटीएस का फुल फॉर्म क्या है, एंटी टेरर स्क्वाड। तो उसके बाद चाइल्ड ट्रैफिकिंग फॉल्स अंडर आर्टिकल 23। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग फॉल्स अंडर आर्टिकल 23 के तहत बताया गया है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिशन रोक के लिए। आईपीसी सेक्शन 370 डील्स विद ट्रैफिकिंग। तो आईपीसी का सेक्शन 370 जो किस चीज़ को डील करता है, ट्रैफिकिंग, तस्करी को डील करता है। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या है, जीएस पेपर 2, 4 एंड 1 के लिए है। तो क्वेश्चन एंगल क्या, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज नॉट जस्ट अ लॉ एंड ऑर्डर इशू। क्या है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या है, यह सिर्फ कानून और आदेश का मुद्दा नहीं है, लेकिन अ सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज। यह क्या है, सोशियो इकोनॉमिक, आर्थिक सामाजिक चुनौतियां हैं, इस पर डिस्कस करें। तो ये याद रखिएगा, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या है, यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं है, यह किस चीज़ का मुद्दा है, याद रखिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग। तो ये याद रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज नॉट जस्ट अ लॉ ऑर्डर इशू, यह क्या है, सिर्फ लॉ, कानून और आदेश का मुद्दा नहीं है, बट अ सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज, यह किस चीज़ को चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है, आर्थिक सामाजिक, सोशियो इकोनॉमिक को, इस पर डिस्कस करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कीवर्ड्स, इसमें क्या है, कीवर्ड्स ह्यूमन सिक्योरिटी की आवश्यकता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आवश्यकता है, एथिक्स इन गवर्नेंस, चाइल्ड राइट्स। तो ये कीवर्ड्स है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग हैज इम्पैक्ट ऑन फूड। एथेनॉल का जो है, एथेनॉल ब्लेंडिंग का, इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ा है, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा पर। किस पर, खाद्य सुरक्षा पर, फूड सिक्योरिटी पर। तो हम लोग देखते हैं कि ये न्यूज क्या है। तो ठीक है, तो देखते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग हैज इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी। तो ये समाचार में क्यों है, ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे समझेंगे, इकोनॉमिक्स सर्वे फ्लैग फूड सिक्योरिटी कंसर्न ड्यू टू एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। तो आर्थिक सर्वेक्षण ने एथेनॉल ब्लेंडिंग से खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव को संरेखित किया है। अब यहाँ पे समझेंगे कि ये क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे हुआ, जिसने एथेनॉल ब्लेंडिंग से खाद्य सुरक्षा पर क्या बताया गया है, प्रभाव को संरेखित किया है। उसके बाद देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ माइज कल्टीवेशन फॉर एथेनॉल में डिस्प्लेस फूड क्रॉप्स। तो एथेनॉल के लिए मक्का की खेती बढ़ने से खाद्यान्न फसलों पर दबाव। तो यहाँ पे ध्यान देते हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे एथेनॉल किस चीज़ से बनता है, माइज, मक्का से बनता है। अब एथेनॉल को बनाने के लिए मक्का की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब मक्का का खेती अगर अधिक मात्रा में होगा तो दूसरे फसल नहीं उपजा पाएंगे, गेहूं चावल अत्यधिक मात्रा में नहीं हो पाएगी गेहूं। तो इससे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी पर क्या होगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। यही इस प्रोग्राम में बताया गया है। तो व्हाट इज एथेनॉल ब्लेंडिंग, तो यहाँ पे एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, ये हम लोग समझते हैं। तो क्या है कि मिक्सिंग एथेनॉल विद पेट्रोल E20 टारगेट। तो पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण, यही क्या है, एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो एथेनॉल प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, मिक्सिंग एथेनॉल विद पेट्रोल। तो पेट्रोल में
एथेनॉल का मिक्सिंग करना क्या है, एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो इसमें एथेनॉल मिलाने से क्या होगा पेट्रोल में, कि पेट्रोल का कंजप्शन क्या होगा, अधिक होगा, बढ़ेगा। कम होगा, पेट्रोल का कंजप्शन कम होगा, पेट्रोल क्या होगा, बचाव अधिक होगा। इसका एम्स क्या है, उद्देश्य क्या है, तो एनर्जी सिक्योरिटी, लो क्रूड इंपोर्ट्स, लोअर क्रूड इंपोर्ट्स, एमिशन रिडक्शन। तो इसका उद्देश्य है ऊर्जा संरक्षण, कच्चे तेल का आयात घटाना, प्रदूषण कम करना। ये है टारगेट किस चीज़ को, एथेनॉल ब्लेंडिंग का। तो हम लोग समझेंगे इकोनॉमिक गेंस, तो आर्थिक लाभ इसमें क्या है, आर्थिक लाभ को समझेंगे। तो सेव्ड 1.44 लाख करोड़ इन फॉरेन एक्सचेंज टिल अगस्त 2025। तो अगस्त 2025 तक 1.44 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बचत। रिड्यूस्ड क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स 245 लाख मेट्रिक टन, तो कच्चे तेल के आयात में कमी। तो हायर फार्मर इनकम एंड पेमेंट्स, किसानों की आय में वृद्धि होगी। ये बताया जा रहा है यहाँ पे आर्थिक लाभ। अब यहाँ पे देखेंगे इसका इम्पैक्ट किस किस चीज़ पर पड़ेगा। तो इम्पैक्ट ऑन क्रॉपिंग पैटर्न, तो यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न जो है फसल का पैटर्न, उपजाने का पैटर्न, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं, इंक्रीज इन माइज एरिया इन स्टेट लाइक्स महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे महाराष्ट्र कर्नाटक जैसे राज्यों में मक्का क्षेत्र में वृद्धि। तो माइज कॉम्पेटेट्स विद पल्स ऑयल सीड्स सोयाबीन फॉर लैंड वाटर लेबर। तो दलहन तिलहन व सोयाबीन से भूमि व संसाधनों की प्रतिस्पर्धा। तो ये क्या है, चैलेंजेस क्रिएट करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न पर। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फूड सिक्योरिटी कंसर्न। तो फूड सिक्योरिटी के लेके क्या क्या चिंताएं हैं, कंसर्न है, वो देखते हैं हम लोग। पॉसिबल रिडक्शन इन पल्सेज एंड ऑयल सीड्स प्रोडक्शन। तो दलहन व तिलहन उत्पादन में कमी की आशंका बताया जा रहा है। तो हायर एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स, तो खाद्य तेल आयात पर निर्भरता बढ़ने का खतरा। जो खाने के लिए उपयोग किया जाता है तेल, उस पर क्या होगा, इंपोर्ट पर क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, हायर एडिबल उस पर क्या होगा, निर्भरता बढ़ेगा। उसके बाद रिस्क ऑफ फूड प्राइस इन्फ्लेशन, खाद्य कीमतों में अस्थिरता। रिस्क ऑफ फूड प्राइस इन्फ्लेशन क्या होगा, जो खाने का चीज़ है उस पर क्या होगा, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगा। उसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चरल इशू हाईलाइटेड। तो इसमें समस्या क्या है, मुद्दा क्या है, देखते हैं। तो पल्सेज एंड ऑयल सीड्स आर नेचुरलिटी क्रिटिकल बट लूजिंग प्रियोरिटी। तो दलहन व तिलहन पोषण के लिए आवश्यक पर प्राथमिकता घट रही है। तो टेंशन बिटवीन आत्मनिर्भर भारत इन एनर्जी वर्सेस फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाम खाद्य आत्मनिर्भरता पर द्वंद्व। तो यहाँ पे समझेंगे आत्मनिर्भर भारत इन एनर्जी जो है इस पर, और फूड सिक्योरिटी, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है, प्रेशर हो रहा है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर समझेंगे रिस्क क्या है, इसमें रिस्क क्या है। तो इंटरनेसिंग डिपेंडेंस ऑन इडिएबल ऑयल सीड। इडिएबल ऑयल मतलब क्या होता है, जो खाने के लिए तेल होता है, ये खाने के लिए तेल होता है इडिएबल ऑयल। तो इंटरेंसिंग डिपेंडेंस ऑन इडिएबल ऑयल सीड, तो खाद्य तेल आयात पर दीर्घकालिक निर्भरता। एक्सपोजर ऑफ डोमेस्टिक फूड प्राइस टू ग्लोबल शॉक, तो वैश्विक आपूर्ति झटकों से घरेलू कीमतों पर क्या होगा, असर होगा। यहाँ पे क्या एक्सपोजर ऑफ डोमेस्टिक, तो यहाँ पे घरेलू जो कीमत है, जितने भी डोमेस्टिक फूड्स हैं उन सारी चीज़ों पर क्या होगा, ग्लोबल शॉक्स, वैश्विक आपूर्ति पर क्या होगा, झटका मतलब इन्फ्लेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा। अब वे फॉरवर्ड क्या है हम लोग देखते हैं। तो वे फॉरवर्ड है डाइवर्सिफाई एथेनॉल सोर्स, जी एथेनॉल एग्री वेस्ट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 2G एथेनॉल व कृषि अपशिष्ट से उत्पादन बढ़ाना। प्रोटेक्ट पल्सेज ऑयल सीड्स थ्रो MSP एंड इंसेंटिव्स। तो यहाँ पे दलहन तिलहन हेतु MSP व प्रोत्साहन बढ़ावा देना। इंटीग्रेटेड फूड फ्यूल पॉलिसी, संतुलित खाद्य ईंधन नीति। ये क्या है, फॉरवर्ड बताया जा रहा है, वे फॉरवर्ड है बताया जा रहा। ठीक है, तो यूपीएससी के रिलीवेंस से हम लोग देखेंगे क्या है,
कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम E20 टारगेट फूड सिक्योरिटी। यहाँ पे एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है या किस चीज़ को टारगेट करता है, E20 को। उसके बाद फूड सिक्योरिटी, ये प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखिएगा। मेंस जीएस पेपर 3 के लिए एनर्जी सिक्योरिटी वर्सेस फूड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी, अगर एथेनॉल पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी सिक्योरिटी बिल्डअप होगा। लेकिन यहाँ पे फूड सिक्योरिटी क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, इस पर खतरा बढ़ेगा। उसके बाद एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी। उसके बाद ऐसे के सस्टेनेबल डेवलपमेंट ट्रेड अफेयर्स। तो ये सारे चीज़ मेंस के लिए याद रखें। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीड्स मिशन बेस्ड अप्रोच इको सर्वे। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इसको नीड है किस चीज़ की, मिशन बेस्ड अप्रोच की। मिशन बेस्ड अप्रोच की ये कौन बताया रहा है, इकोनॉमी सर्वे। किसके तहत बताया जा रहा है, इकोनॉमी सर्वे के द्वारा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, आर्टिकल क्या है, न्यूज क्या है। तो न्यूज है इकोनॉमिक सर्वे 2025 to 26 हाईलाइट्स द नीड फॉर अ मिशन बेस्ड अप्रोच फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 में मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिशन आधारित दृष्टिकोण पर बल, कि कैसे काम करना है, वर्क करना है, इस चीज़ पे फोकस दिया गया है। कि मैन्युफैक्चरिंग इज सेंट्रल टू एम्प्लॉयमेंट एक्सपोर्ट्स प्रोडक्टिविटी एंड स्ट्रेटेजिक रेजिलेंस। तो यहाँ पे रोजगार, निर्यात, उत्पादक और रणनीतिक मजबूती में मैन्युफैक्चरिंग की अहम भूमिका बताया जा रहा है। किस चीज़ पर, रोजगार पर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर सही ढंग से, यहाँ पे ध्यान देना कि सही ढंग से मैन्युफैक्चरिंग के एक अप्रोच बनाया जाए कि किस तरीका से काम करना है, तो क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगा और रणनीतिक मजबूती में मैन्युफैक्चरिंग की क्या है, अहम भूमिका है, याद रखिएगा। अब व्हाई मैन्युफैक्चरिंग मैटर्स। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का मैटर्स क्यों आया, तो एक्ट्स एज अ स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट्स एंड जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे भू राजनीति अनिश्चितता के दौर में राजनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडिंग। तो आर्थिक परिवर्तन और तकनीकी उन्नयन का प्रमुख धारा बताया गया है। अब देखते हैं रोल ऑफ एमएसएमई। तो एमएसएमई का रोल क्या है, एमएसएमई मतलब हम सबको पता है, फिर से बता देते रिवीजन के लिए। तो एमएसएमई, एम से क्या होता है, माइक्रो, एस से स्मॉल, ई से एम आती, एम एम मतलब फिर मीडियम, ई से क्या आता है, इंटरप्राइजेज। तो यहाँ पे माइक्रो जो होता है, माइक्रो एंटरप्राइज, तो इसमें क्या होता है, अगर 1 करोड़ का आउटपुट दिया जाए, 1 करोड़ का, अगर 1 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया जाए, 1 करोड़, तो इसका आउटपुट ओवर टर्न कितना होनी चाहिए, 5 करोड़। स्मॉल में क्या है, अगर 10 करोड़ इन्वेस्ट किया जाए तो टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, 50 करोड़। अब इसमें के मीडियम में 50 करोड़ अगर किया जाए इन्वेस्ट, तो इसका टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, 250 करोड़। ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एमएसएमई क्या है, यहाँ पे समझेंगे। तो एमएसएमई आर द बैकबोन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। तो भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो इसका बोन बताया गया किसको, एमएसएमई को। उसके बाद क्रिटिकल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ। तो इससे क्या होगा, अगर एमएसएमई पे ध्यान दिया जाए, उसको सही अप्रोच दिया जाए, तो इससे क्या होगा, रोजगार सृजन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और निर्यात वृद्धि में निर्यातक भूमिका, एक्सपोर्ट क्या होगा, ग्रोथ होगा। ये सब याद रखना है। उसके बाद इसका की डाटा क्या है, प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। तो की डाटा फॉर प्रीलिम्स ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे ध्यान देना, एमएसएमई का योगदान क्या है, 35.4% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। मैन्युफैक्चरिंग में 35.4% योगदान है किसका, तो एमएसएमई का। उसके बाद 48.58% ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो निर्यात में 48.58% योगदान है। 31.1% ऑफ जीडीपी में 31.1% योगदान है। 7.47 करोड़ इंटरप्राइजेज इम्प्लॉइंग 32.82 करोड़ पीपुल। तो यहाँ पे 7.47 करोड़ इकाइयाँ 32.82 करोड़ लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराता है, याद रखना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है
यूपीएससी मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के लिए, ये याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं कि नीड फॉर स्ट्रक्चरल शिफ्ट। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल शिफ्ट का नीड क्यों पड़ता है ये हम लोग देखेंगे, क्यों इसका जरूरी पड़ता है। तो शिफ्ट फ्रॉम इम्पोर्ट सस्टेनेबल मॉडल, तो यहाँ पे आयात भारतीय स्थापना मॉडल से आगे बढ़ने की ज़रूरत के लिए। मूव टुवार्ड्स स्केल कॉम्पिटिटिवनेस इनोवेशन जीवीसी इंटीग्रेशन, यहाँ पे समझेंगे मूव टुवार्ड्स स्केल, तो आकार आगे बढ़ने के लिए। कॉम्पिटिटिवनेस अभी क्या है, ट्रेड सेक्टर्स में, इंटरप्राइजेज में, इंडस्ट्रियल में क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस अधिक है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस को, कंपटीशन को गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जनरेट करना होगा। उसके बाद इनोवेशन, यहाँ पे इनोवेशन की आवश्यकता है, नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करके, नए आविष्कार से, नए तरीका से, नए टेक्नोलॉजी प्राप्त करके चलाना। जीबीसी इंटीग्रेशन का वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखते हैं एमएसएमई का वे फॉरवर्ड क्या है। यहाँ पे क्या है, एमएसएमई का वे फॉरवर्ड क्या है, तो ट्रांजिशन फ्रॉम माइक्रो स्केल प्रोडक्शन, तो सूक्ष्म स्तर के उत्पादन से आगे बढ़ना। डीपर पार्टिसिपेशन इन फॉर्मल एंड एक्सपोर्ट लिंक्ड सप्लाई चेन्स, तो औपचारिक और निर्यात आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी। अब यहाँ पे मेंस के लिए क्या है, मेंस के लिए मिशन मॉडल मैन्युफैक्चरिंग कैन बूस्ट आत्मनिर्भर भारत, तो मिशन मोड मैन्युफैक्चरिंग से आत्मनिर्भर भारत को बल। सपोर्ट्स मेक इन इंडिया जीबीसी इंटीग्रेशन एंड जॉब एंड लीड ग्रोथ, तो मेक इन इंडिया में जीबीसी एकीकरण और रोजगार आधारित विकास को समर्थन। तो ये मेंस के लिए, मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।